lecture. This is H2M1. Clear? In the last lecture, we have covered topic stress हो चुका था, strain done, ठीक है. Hooke's law, done. Young's modulus done. Okay. तो कुछ चीज़ें जैसे लेक्चर में आगे आती बट सडल आस्क डाउट कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इज कवर्ड, बट टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ. स्ट्रेस कितने टाइप का होता है ना, क्योंकि इसका डाउट है. आगे वेट नहीं करेंगे, पहले से कवर कर लेंगे. सो स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप एक्चुअली. वन इज, एक मिनट, shear stress, and one is tensile and compressive. ठीक है. What is tensile and compressive? So इसमें you apply force perpendicular to the, एक मिनट, आज नोट करना पॉसिबल नहीं होगा. यू हैव टू मेक योर नोट्स फ्रॉम पीडीएफ से ही बनाने पड़ेंगे आपको. दिस इज अ सिलेंडर. थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ बना लेते हैं. हाँ, सिलेंडर है. इसमें आप एक बार क्या कर सकते हो, वन इज कंप्रेशन या कंप्रेसिंग इट, है ना. तो पहला एक काम करो, ऑर्डर के हिसाब से लिख लो. फर्स्ट वन में यू आर एलोंगेटिंग, है ना, उसको खींच रहे हो, तो ये टेंसाइल हो गया. विच टाइप ऑफ स्ट्रेस? टेंसाइल. दिस इज एरिया ए, सो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस. कितना हो जाएगा? F by A. करेक्ट? इज इट करेक्ट? सडल क्लियर? एंड सेकेंड इज कंप्रेसिव. मेरी आवाज तो आ रही है ना? आया ना? हाँ सर. फोर्स बाय एरिया. दिस इज कंप्रेसिव. ओके, सो दिस वन इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड दिस वन इज कंप्रेसिव. क्लियर है कि नहीं? ठीक है. व्हाट अबाउट शेयर स्ट्रेस? शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस में ये अप्लाई फोर्स, ऐसे फोर्स लगाओगे आप. कैसे? ऐसे. सपोज यू आर हैविंग अ बुक, एक बुक है, उस पे यू अप्लाई फोर्स अलोंग द एरिया, मतलब कि आपका जो फोर्स होगा वो ऐसा लगेगा. दिस इज एरिया एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस, F. दिस इज एरिया. सो दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस. शेयर वाले में फोर्स बाय एरिया, दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस. इसमें क्या होता है? यू अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएंगे. इसमें यू अप्लाई द फोर्स. आवाज क्रैक हो रही है. अच्छा, चलो. तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स अलोंग द एरिया, मतलब कि ऐसे आप लगाओगे, ऐसे क्लियर नहीं होगा, है ना. इट विल गेट क्लियर बाय अ पिक्चर. एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ. पिक्चर मतलब कि एक इमेज को देखना. दिस वन. सो इसमें देखो, इसमें द फर्स्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द सेकेंड वन इज शेयर स्ट्रेस. समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ. अब समझ में आ रहा है? सर, दिख रहा सर है? वो राइट हैंड साइड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा ना फिर? क्या बेटा? राइट हैंड साइड के ऊपर भी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन नो? हाँ, द शेयर स्ट्रेस, वी कॉल इट शेयर स्ट्रेस. और सेम है ना शेयर और लॉन्जिट्यूडनल? क्या कह रहे हैं आप? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन सेम ही है? हाँ, स्ट्रेन की बात करो, स्ट्रेस क्या बोल रहे हो? स्ट्रेन सर, बिकॉज बुक में स्ट्रेन दिया है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. अरे देखो, F by A दैट इज स्ट्रेस,
बाकी जो चेंज हो रहा है वो तो वही आएगा। आप वही लॉन्जिट्यूडनल पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। और ये वाला, द फर्स्ट वन, लेटरल। हेलो? हाँ सर। क्या आवाज आ रही मेरी की ब्रेक हो रही है? मैं आ रही है। आप अपना एक काम करो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया आप क्या पूछ रहे थे। बुक में फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, किस नाम से? सर उन लोग ने दिया है टेंसाइल कंप्रेसिव एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा ये बोल रहे हो ना? हाँ इसी को बोलते हैं, शेयर वाले को, लॉन्जिट्यूडनल। समझ गए? नहीं, स्ट्रेन। टेंसाइल लॉन्जिट्यूडनल देखो, अरे कंप्रेसिव। सुनो सुनो बेटा, स्ट्रेस इज डिफरेंट फोर्स बाय एरिया, और द स्ट्रेन डेवलप, देखो क्या होगा इसमें, दिस विल स्लाइड, ऐसे स्लाइड हो जाएगा ना थोड़ा सा, अगर देखोगे इफ यू लुक एट द फिगर, तो ये अपनी पोजीशन से कितना स्लिप हो गया है, दिस इज एक्स ना, एंड दिस इज एल। हाँ ठीक है? सर। सो द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें क्या होगा, स्ट्रेन, विच वन, longitudinal, it will be this displacement by L. We will cover this topic in modulus of rigidity, अगला टॉपिक वही है। ठीक है? ठीक है सर। ओके। वो मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बट इट शुड बी क्लियर दैट देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, वन इज कंप्रेसिव or tensile, the second one is shear stress, because of this stress you will see the strain। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, ठीक है, ऑल तो मैंने थैंक कल यू। लेक्चर में तो बताया था। सर हाँ बताओ। सो हम शेयर स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ वही बोलते भी है ना, ब्रैकेट में लिखा है ना। ओके सर। लेकिन ज्यादातर जगह तो आपको शेयर स्ट्रेस ही मिलेगा, शेयर स्ट्रेस। हाँ बेटा मैं, मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव परपेंडिकुलर लगेगा और शेयर परपेंडिकुलर, अलोंग यस द प्लेन। यस। Tensile and compressive will be acting perpendicular to the surface, and shear stress में force will be parallel to the surface। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, सिंपल है, दिस इज जस्ट लाइक a buck, मतलब कि यू आर प्रेसिंग a book and you are applying the force tangentially you are applying the force along the area, तो बुक थोड़ा सा ऐसा स्लाइड हो जाएगा। अगर ज्यादा रिजिड होगा तो इट विल नॉट डिफॉर्म, है ना, वो शेप चेंज नहीं करेगा। मान लेते सपोज इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन आयरन बार है, उस पर तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सपोज इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बुक पे तो हो जाएगा, बिकॉज बुक एक के ऊपर एक पेजेस पे होती है ना? ठीक है? समझ में आया टाइप ऑफ स्ट्रेस? क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर। नेक्स्ट इज spring nature of material। every material, yes बेटा, मतलब दिस इज टुडेस क्लास का टॉपिक ना, मतलब फ्रेश टॉपिक ना। हाँ दिस इज अ फ्रेश टॉपिक, एक्चुअली दिस इज नॉट द फ्रेश टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द यंग्स मॉडुलस में किया था हम लोगों ने। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, देखो अब नथिंग इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना, नथिंग इज परफेक्ट। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा था फजान्स रूल क्या है, पूछा था ना? शायद नहीं पूछा था? फजान्स रूल क्या है पूछा था मैंने आपसे? नहीं सर। नहीं पूछा था? ठीक है, तो अभी बता दो, व्हाट इज फजान्स रूल, केमिस्ट्री का है। ऑल दो मैं ज़्यादा अब दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ें नहीं पूछता, लेकिन वो कुछ यहाँ से कोरिलेट करना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बस। व्हाट इज फजान्स रूल है? कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली कोवैलेंट या आयनिक नहीं होता। हाँ, मतलब कि a pure covalent bond is not possible and pure ionic bond is not possible। covalent bond में you will see some properties of ionic and ionic में some properties of covalent। तो इसका देखो indirectly वो क्या कहना चाहता है, nothing is perfect in this universe। ठीक है? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे if you see any material, तो उसका मतलब अगर rigid है, मतलब कि अगर आप if you hold a steel bar, तो आपको क्या लगेगा कि that is perfectly rigid, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टील बार परफेक्टली रिजिड नहीं होगा। ठीक है? कोई भी चीज प्योर रिजिड नहीं होगा, कोई भी चीज प्योर इलास्टिक नहीं होगा। ठीक है? प्योर इलास्टिक नहीं होगा। ठीक है? सो एवरी मटेरियल विल अप्लाई सम रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। जैसे यंग्स मॉडुलस में हम लोगों ने किया था
if you are having a metal rod, उसको if you stretch by a force, stretch किया एक force से, this is the cross section area A, ठीक है, A is the cross section area, यहाँ का area, which one, cross section वाला, cross section कितना है A. So what will be the elongation, कुछ elongation आ जाएगा, हाँ या ना, सही है कि नहीं, डेल्टा एल, इज इट करेक्ट, करेक्ट है, अरे कुछ तो बोलो, हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी आवाज आ भी रही कि नहीं, जब नहीं बोलते तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ इंटरनेट इशू है, ठीक है. एंड if you are having a spring of restoring constant k, और if you stretch it by a force f लगा रहे हो and elongation is x, ये तो पता ही होगा, है ना. In case of a spring, restoring force will be F equals to kx. Any doubt? बोलो, कोई डाउट है इसमें? No, No doubt, No, ठीक है. sir. But in case of rod, Young's modulus is, this one is a Young's modulus, cross section area is A and length is L. This is given. Length is L. है ना? इसको आप small l ले लो, take it small l. Delta is elongation. So यहाँ पे ये क्या है, this is Young's modulus. Young's modulus. A is area. L is, so that is why. हाँ that is y. Y तो नहीं होता है वो, that is just like adiabatic constant की तरह shape होता है, ठीक है. Okay, sir. ऐसे मत बना देना, ये नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है, गामा, just like गामा, है ना. Young's modulus. A is area of cross section. L is length and delta L is elongation, or if the force is in tensile position तो क्या होगा, it will be elongation. If it is in compression then it will be compression, elongation. So what will be the force, बताओ. Young's modulus is equals to stress by strain. So force upon में area, what will be strain, delta L by L. Correct है, is it correct? So F कितना आएगा, F is equals to into में delta L. Is it similar to F equals to kx if you take this portion as k, if you treat this portion as k, because this will be constant. Young's modulus will be constant. A is area, that will be constant. L is length, that depends on shape and size, है ना. शेप मतलब कि शेप is means की area of cross section, Or और length. area will be variable, no? It depends on the area of the rod, na bhi. Which one? हाँ, that k depends on the material design, कैसा आपने किया है, area of cross section कितना है, what is the length, है ना. तो एक चीज मैंने बताई थी, स्प्रिंग का स्टिफनेस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ. बताया था कि नहीं बताया था? when we are in the NLM में when we are dealing with the spring, मैंने बताया था K depends on, K is directly proportional to area of cross section and K is inversely proportional to the length. ये कुछ बताया था मैंने, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर. So Yes, sir. this rod is just like spring जिसका stiffness is K, that is equals to YA by L and delta L is the elongation. बिल्कुल सेम फॉर्मूला आता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आता है. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? Yeah, sir. सो एवरी मटेरियल, So please repeat the case. बेटा YA by L को you can correlate with K, है ना. Delta L is same as elongation in case of a spring. So this YA by L is restoring force constant for this rod. समझ में आया कि नहीं? Is it clear? So that's why K is directly proportional to A and inversely proportional to L. या मैंने बताया था कि दैट वहां पे किसी बच्चे ने पूछा था, सर हाउ K is
dependent on area of cross section and L. तो मैंने बताया था that I will cover this topic in properties of matter. So यहाँ पे पता चलता है how the spring constant K depends on cross section area and length of the spring. समझा? क्लियर है? Is it clear? बोलो. Yes, sir. तो ये restoring force है. हाँ और क्या, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग भी तो लगाएगा ही लगाएगा ना, वरना वो टूट के अलग नहीं हो जाएगा. ठीक है. इफ यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स सो स्प्रिंग मस्ट बी अप्लाइंग सम फोर्स ना, रिस्टोरिंग फोर्स, तभी तो यहाँ पे रुका रहेगा हाथ. हाँ सर. है ना? ठीक है. और सिर्फ स्प्रिंग के लिए कि दोनों के लिए वो रिस्टोरिंग फोर्स है? दोनों के लिए होगा ना. कर क्या रहे हैं यहाँ पे, यू आर रिप्लेसिंग दिस रॉड विद स्प्रिंग. स्प्रिंग की तरह उसको मान रहे हैं ना. इवन हमारी बॉडी भी, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, हमारी बॉडी भी स्प्रिंग की तरह ही होती है. ठीक है, स्प्रिंग की तरह. सुबह अगर आप मेजर करेंगे तो आपकी बॉडी की जैसे ही है ना, जस्ट आफ्टर यू वेकअप अगर आप अपनी बॉडी का हाइट मेजर करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और रात तक होते होते बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, दिन भर का एक्टिविटी जो होगा उसकी वजह से आपका हाइट कंप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, तो रात में सोते टाइम हाइट लीस्ट होगी और सुबह उठते टाइम बॉडी विल रिगेन द शेप. है ना, तो बॉडी बिहेव्स लाइक ए स्प्रिंग. हर चीज स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इज इट So क्लियर? the force is applied by the material, right? You are applying some force on the material. Because of that force it will elongate by delta L, and because of that elongation, to regain the shape it will apply equal force in the opposite direction. That is called restoring force. Clear? Yeah, sir. Sir, and in the previous slide where we during the tensile stress and compressive stress में वहाँ पे वो जो F है, हम लोग F को ऐड करेंगे या सिंगल वैल्यू लेंगे? ऐड क्यों करेंगे? 2f करना चाहते हो? दोनों साइड से. हाँ, मैं पूछ रही थी कि वैसा करें न्यूटन का या सिंगल वैल्यू. थर्ड लॉ याद है? थर्ड लॉ. हाँ सर. अच्छा चलो, अब आ ही गए हो, ऐसा कंफ्यूजन तो मैं पूछ ही लेता हूँ. अच्छा ये बताओ, एक सीलिंग है, यहाँ से एम मास लटका हुआ है. ठीक है, क्लियर? अभी इसमें टेंशन कितना हाँ होगा? सर. व्हाट विल बी द टेंशन? mg होगा ना. mg. ठीक है, mg. एक पुली है ऐसे, अभी इसमें टेंशन कितना होगा बताओ? सोचना पड़ रहा है. इधर mg लगेगा, इधर mg लगेगा, क्या इधर 2mg हो जाएगा? नहीं ना. ठीक है, जो बैलेंस फोर्स हैं वही काउंट होगा. क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है हुआ? हाँ सर. नहीं So, सर, समझ गई. इसमें आप एक साइड लगाओ या दोनों साइड, एक साइड लगाओ और इधर से आपने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो नीचे फिक्सिंग विल अप्लाई दिस इक्वल फोर्स बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ. अगर आप दोनों साइड लगाओगे तो फिक्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगा. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, चलो. तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ मेटल रॉड टू स्प्रिंग. इस तरीके से यू कैन ट्रीट इट लाइक अ स्प्रिंग. तो एक चीज याद रखना, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी, अच्छा, विच वन इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? आप आंसर बताओ क्या दोगे? दिल से आंसर दो, दिमाग से नहीं. दिल क्या कहता है? रबर. रबर तो दिल कहता है, लेकिन दिल कभी कभी गलत बोल देता है ना. तो रबर एक्चुअली हमें लगता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितना खिंच जाती है ना, है ना. कैपेसिटी टू क्या, डिफॉर्म, है ना. नहीं, इलास्टिसिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है. अच्छा ये बताइए, सपोज आपको कुछ फॉर अ प्रोजेक्ट यू नीड सम इलास्टिक, है ना. इलास्टिक मतलब रबर टाइप की कुछ जरूरत पड़ी कुछ प्रोजेक्ट बनाने में, है ना. ऐसे ऐसे कुछ इसमें रबर लगाना पड़ा. सो विच इलास्टिक विल बी बेटर, जो एक बार खिंच जाए फिर वापस रिगेन ना कर पाए, या जो कई बार खींचने के बाद भी जो है वो अपना इंटैक्ट रहे? विच वन इज मोर इलास्टिक? बताओ. जिसकी इलास्टिसिटी कंटिन्यू रहे वही अच्छा इलास्टिक है ना, है कि नहीं? बोलो. Yes. सो इलास्टिसिटी मींस
ability to regain the shape, regain the shape. और इसका प्रॉपर मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर डिफॉर्मेशन, अच्छा, विच स्प्रिंग इज मोर इलास्टिक? अब आप इसमें भी गलत आंसर देंगे, जिसका स्टिफनेस कम होगा या जिसका स्टिफनेस ज्यादा होगा। बताओ विच वन इज मोर इलास्टिक? जिसका स्टिफनेस कम होगा और जिसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, विच वन इज मोर इलास्टिक? बताओ कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? विच स्प्रिंग इज मोर इलास्टिक? जिसका स्टिफनेस कम होगा या जिसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, विच वन? जिसका स्टिफनेस ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो इसको खींचना आसान होगा, ऑल्दो द फर्स्ट स्प्रिंग इट विल बी इजियर टू एलोंगेट, तो हमें लगेगा कि ये मोर इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब है सपोज आपने अगर इसको एक्स खींचा और एक्स खींचा, तो इट विल अप्लाई विच वन? F1 रिस्टोरिंग फोर्स, दिस वन विल अप्लाई F2 रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। सो F1 इज इक्वल्स टू, इसको K1 ले लो, इसको K2 ले लो, K1x and F2 is equals to K2x. So F2 is greater than F1. So for per deformation, the spring which one is applying higher force of restoration is more elastic. More elastic. समझ में आया? ये होती है इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, लेस इलास्टिक। समझे? मतलब कि पर डिफॉर्मेशन जो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगाए। ठीक है, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is greater than Young's modulus of rubber. Although rubber लगता खिंच जाती था, इसलिए steel is more elastic than rubber. ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो बिल्कुल हमारी थ्योरी को चेंज कर देता है। स्टील इज मोर इलास्टिक बिकॉज एज पर द डेफिनेशन, अगर आप स्टील को खींचोगे, अच्छा देखो स्टील को अगर खींचेंगे हम, सपोज आपने स्टील को खींचा, लगता है कि स्टील खींचेगा नहीं, बट स्टील अगर 1 मीटर रॉड है एंड यू स्ट्रेच इट बाय 0.0001 mm, और वही रबर है, तो बताओ फॉर ए गिवन डिफॉर्मेशन कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा? विच वन? बताओ, स्टील और रबर, विच वन? स्टील विल अप्लाई मोर रिस्टोरिंग फोर्स एज कंपेयर टू रबर। तो ज्यादा खींचना इज नॉट इलास्टिसिटी, खिंच के वापस रिस्टोर होने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? समझा? क्लियर है? हाँ सर। हायर the Young's modulus, more is the elasticity. Clear? Higher the Young's modulus, more is the elasticity. You are having 1 minute. यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे स्टील लिख लो यार, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। दिस इज स्टील रॉड and this is rubber rod. ठीक है? So, yes. so can you hear me clearly? हाँ। So मेरा पूरा नेट चला गया था, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये स्लाइड फिर से बता दो कि अभी मैंने फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करा है। कहाँ से चला गया? सर ये वाला नहीं, इसके बाद वाला। इसमें मैंने बताया था इलास्टिसिटी इज एबिलिटी टू रिगेन द शेप, रिस्टोरिंग फोर्स पर डिफॉर्मेशन, है ना। सो इलास्टिसिटी इज डिफाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स द मटेरियल इज अप्लाइंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। तो आई हैव टेकन 2 स्प्रिंग, one is K1
of low stiffness and second is K2 of high stiffness. So if you elongate both spring by x, same elongation x, so which one will apply more force, restoring force? F2 will be higher compared to F1. So the spring which is Yes. having more stiffness will be more elastic because it will be applying more restoring force for a given deformation. समझ में आया कि नहीं? So elasticity doesn't depends on कितना extend कर नहीं सकते हैं, नहीं, but elasticity कितना डिपेंड करती restore है, करता है। elasticity solely depends on restoring force the material is applying to regain the shape. समझ गए? हाँ सर। ठीक है, एक टाइट रबर जो होगा है ना, एक होगा लूज रबर, उसको खींचना आसान होगा, और एक होगा टाइट रबर जिसको खींचोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो दैट इज मोर इलास्टिक। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलो। सो स्टील सर इज एक मोर, मिनट, डोंट चेंज द स्लाइड, एक मिनट, यस बेटा। स्लाइड में चेंज करो, एक मिनट। अच्छा, नोट कर रहे हो क्या आप? नहीं, फिर क्या कर रहे हो? तो मैं पढ़ रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, पढ़ लो। चैप्टर का काफी इंटरेस्टिंग है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसमें आपके पैकेज में ऑल्दो इतना ज्यादा थ्योरी नहीं होगा, लेकिन उसे आप अच्छे से समझोगे तो ऐसे ही उड़ा ले जाओगे सारे क्वेश्चंस। सर would have you written 0.00? दैट इज डिफॉर्मेशन, mm। ठीक है, डिफॉर्मेशन। आगे बढ़े? हाँ सर, ठीक है, थैंक चलो। सो दैट्स ऑल अबाउट इलास्टिसिटी। सो हायर द यंग्स मॉडुलस, मोर इज द इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, 2 क्वेश्चन कर रहे थे हम लोगों ने। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए हुए थे। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, जो आपका इंडेक्स था उसमें वन टॉपिक इज मिसिंग, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, मैं करा दूंगा, इन केस आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। पॉइजन्स रेशियो दैट वी विल कवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे कर्व खत्म होगा तो मुझे बता देना, वहां पे मैं आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस जब पढ़ाऊंगा उसी के बाद मैं पॉइजन्स रेशियो पढ़ा दूंगा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? यही वाला शेप लेंगे हम लोग। ठीक है, वी विल टेक दिस वन, ये वाला। अब पढ़ेंगे आप शेयर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, अबाउट शेयर स्ट्रेस। सो व्हेन यू अप्लाई दिस फोर्स, है ना, ऐसा लगाएंगे जब आप फोर्स इस तरीके से, सो यू विल अप्लाई अ शेयर फोर्स। आई विल ड्रॉ ओनली फ्रंट व्यू, मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बनाऊंगा इसका। ठीक है, इस पे व्हेन यू अप्लाई द फोर्स क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स विल स्लाइड ना, ऐसा हो जाएगा ना, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? क्लियर? हाँ सर। सो द येलो वन, यस बेटा, हाउ इज द फोर्स अप्लाइड, मतलब कैसे, लॉन्जिट्यूडनल? या लॉन्जिट्यूडनल। वी आर अप्लाइंग द फोर्स इस तरीके से। क्लियर? ओके, सो दिस विल बी द एरिया, एंड ऐसा कुछ फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इट विल शिफ्ट है, इस तरीके से वैसे ही बन जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स अलोंग दिस एफ, एंड दिस इज एरिया ए, सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द टॉप लेयर। ये इसका डेप्थ कितना है, दैट इज
H और L, you can take it L. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको वी कॉल इट शेयर मॉडुलस, है ना, क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस, ठीक है. What is shear modulus? We define it by eta. This symbol is eta. ठीक है. That is equals to stress by strain. Which stress? Which stress? Shear stress. Shear stress. And which strain? Shear strain or longitudinal. और longitudinal. Clear? Is it clear? तो ये कैसा आएगा, this stresses force upon में this area. And what about this strain? This strain is x by L. X by L. So this is eta. This one. समझा कि नहीं समझा? This is the formula. This is the formula. Clear है कि नहीं? So again यहाँ पे भी you can write eta A by L into में x. This will also behave like a spring. Spring की तरह behave करेगा. अगर आप किसी बॉडी को ऐसे करोगे, like suppose you are having a jelly cube है, jelly cube. उसको अगर आप ऐसे कर दोगे push, तो it will oscillate ना like a spring. Spring की तरह oscillate करेगा कि नहीं? है कि नहीं? लाइक ए स्प्रिंग. किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लाइक अ स्प्रिंग. सपोज यू आर हैविंग ए जेली क्यूब. अगर जेली क्यूब अगर आपने ले लिया तो क्या होगा, अगर आपने इसको ऐसे बना दिया तो क्या होगा, ये ऐसे इट विल ऑसिलेट लाइक अ स्प्रिंग. इसकी तरह स्प्रिंग की तरह ऑसिलेट करेगा कि नहीं, बोलो, समझा? ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई जितना ये हायर होगा, ठीक है, हायर द एन ईटा मोर रिजिड, ठीक है. जितना ज्यादा होगा इट विल बी मोर रिजिड. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट. आज थोड़ा लेक्चर स्ट्रेच हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसमें किसकी तरह ही काम कर रहा है? दिस इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग. अब इसमें भी क्या करता है, जेई में कंसेप्ट पूछा जा चुका है, एम्स में अभी तक तो नहीं आया, बट दे कैन आस्क कि इसमें भी यू कैन टेक सीरीज एंड पैरेलल रॉड एज सीरीज एंड पैरेलल स्प्रिंग. बिल्कुल वैसे ले सकते हो, ठीक है. सीरीज एंड पैरेलल रॉड को सीरीज एंड पैरेलल स्प्रिंग की तरह यू कैन टेक. लेकिन उससे पहले एक फिगर में मैं आपको डाल रहा हूँ उसमें पिक्चर, उसको पहले नोट्स में डालिए क्योंकि वो थ्योरी के लिए बहुत ज़रूरी है. एक मिनट वेट करना बस, जस्ट फॉर अ मिनट. सो क्रॉप करने दो मुझे. देखो, जस्ट लुक एट द स्टेट. सबका स्टेट देखो और ये बताओ शेयर मॉडुलस और बल्क. अच्छा, बल्क मॉडुलस का बाद में है, काम करो इस पिक्चर को बल्क मॉडुलस के बाद ही डाल देता है, अभी रहने दो. शेयर मॉडुलस के बाद बल्क मॉडुलस जब कराएंगे तब करा देंगे. पहले सीरीज एंड पैरेलल रॉड करा देते हैं, फिर कराएंगे. यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, समझा दूंगा अभी मैं. इसके बाद सीधे पहले ये ले लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सीरीज एंड पैरेलल रॉड. अच्छा, बस इसमें बस ये समझ लो ऊपर से. देखो, लुक एट द शेयर मॉडुलस, नॉट द बल्क मॉडुलस, अभी बाद में पढ़ाएंगे. जस्ट लुक एट द शेयर मॉडुलस. शेयर मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज लार्ज, लिक्विड एंड गैस इज जीरो. व्हाई इट्स जीरो? कोई बता सकता है जीरो क्यों है? बोलो. शेयर मॉडुलस ऑफ लिक्विड एंड गैस इज जीरो. कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? एलोंगेशन नहीं होगा. अरे वो तो यार देखो सिंपल सा है. अगर आप ऐसे एक क्यूब के फॉर्म में लिक्विड को रखो, सपोज आपका आइस क्यूब है, जब वो मेल्ट होगा क्या वो ऐसा शेप रिगेन रखेगा?
जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, बह जाएगा ना, ठीक है। हाँ सर। So liquid and gas can't sustain any shear stress. shear stress को वो sustain नहीं कर सकते, तुरंत शेप जैसा बोलोगे वैसे में चले जाएंगे, ठीक है। तो shear modulus of solid will be क्या, वो तो होगा shear सिर्फ solid का ही होता है। liquid and gas will be having eta equal to 0। समझ में आया कि नहीं, क्लियर? मुझे नहीं समझा। shear modulus of liquid और गैस का it will be 0 and shear modulus of solid will be greater than 0, ये मैं बोल रहा हूँ, अब समझा? क्यों 0 क्यों नहीं, क्यों होगा वो नहीं समझा। क्यों होगा, अगर आप एक क्यूब, क्या पॉसिबल है क्यूब के फॉर्म में लिक्विड को रखना, क्यूब के फॉर्म में विदाउट एनी यूज ऑफ यूटेंसिल, किसी भी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रखना पॉसिबल है उसे? नहीं सर। इसका मतलब क्या है, वो रिजिड नहीं है। क्या गैस को रखना पॉसिबल है? नहीं है ना, क्लियर? हाँ सर, तो सिर्फ रिजिड बॉडीज में अप्लाई सिर्फ होता है रिजिड ना? बॉडी में है ना, ओनली फॉर सॉलिड, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड एंड गैस इज इक्वल टू 0, समझा? चलो अगला है सीरीज एंड पैरेलल रॉड। सीरीज एंड पैरेलल रॉड, अच्छा अब ये बताओ, इफ यू टेक सीरीज स्प्रिंग याद है ना, सीरीज स्प्रिंग याद है? हाँ सर। हाँ सर। सपोज इफ यू आर हैविंग टू रॉड्स, दो रॉड हैं, ऐसे लगा दिए, यंग्स मॉडुलस y1 एरिया a लेंथ l1, y2 एरिया a लेंथ l2। अच्छा, why I'm taking एरिया इक्वल टू a, ताकि ये ज्वाइन बराबर हो जाए, ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी सेम, ठीक है। अच्छा, सो दे विल बिहेव लाइक ए स्प्रिंग, इसका k1 कितना होगा, दे विल बिहेव लाइक अ सीरीज स्प्रिंग। सीरीज स्प्रिंग याद है, सीरीज स्प्रिंग याद है? हाँ हाँ सर। सर। So in case of series spring, sorry, this is K2. What is Knet? What is Knet? 1/K1 plus 1/K2। बहुत अच्छे, याद आ रहा है ना ये। So यहाँ पे what will be K1? K1 will be y1 a l1 and K2 will be 2 a l2। Is it clear? तो इसको आप इसकी तरह ट्रीट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे, क्लियर है? Is it clear? Yes. Is y1 equal to y2? y1 is no, Young's modulus है ना, this is Young's modulus। so if the raw, देखो Young's modulus totally depends on the type of material, ठीक है, यहाँ पे कहीं नोट कर लो, Young's modulus depends on material type, Two rods are not of the same material. no, then. not on shape and size, so it depends, suppose the first rod is of aluminium, so Young's modulus will be different, and the second rod is of steel, so Young's modulus will be different, clear? Yes. Citadel clear? Yes, sir. चलो, second one is, Sir, am I audible? yeah, now you're audible। second हाँ one is सर। Citadel फिर से कुछ पूछ रही है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू है, ऐसा पता ही नहीं चलता कि पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है। इन द सेकेंड केस द रॉड आर इन पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाएगा, so if you elongate this rod, the both rod will elongate with the same। अच्छा, इसमें elongation will be different है ना, इसमें just like in spring this will elongate by x1, this elongate by x2, so यहाँ पे x1 plus x2 is equals to x, यहाँ पे this will elongate by delta L1 and this will elongate by delta L2, so delta L will be net elongation, the net elongation delta L is equals to delta L1 plus delta L2, clear?
क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? यंग्स मॉडुलस 1, हाँ एरिया सर। A1, लेंथ शुड बी इक्वल। अगर बराबर नहीं होंगे तो एक साथ लगेंगे कैसे? एरिया इसमें अलग हो सकता है। सो अगेन इसमें K1 इज इक्वल्स टू Y1 A by L1, K2 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस A by, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, L बराबर है ना A2 by, so it will behave like a parallel spring combination. अच्छा, इसमें भी एक चीज रखना, इन केस ऑफ सीरीज टेंशन विल बी सेम, टेंशन सेम. In case of parallel, elongation will be same. Clear? So they will behave like a parallel spring combination. K1 K2 X. So K net is equals to K1 plus K2. क्लियर है कि नहीं? सर पहले वाले में फोर्स सेम है और दूसरे वाले में डिफरेंट है ना? हाँ, दूसरे वाले में that force will be different. In the first one, in case of this series, tension is always same. मतलब कि force throughout the rod, the first rod and the second rod, the force will be common, and in the second case elongation will be common. ठीक है? हाँ सर, और फोर्स अप्लाई करेंगे वो भी सेम रहेगा ना हाँ, सीरीज जो में? फोर्स आप अप्लाई करोगे वो थ्रू आउट द स्प्रिंग वही, थ्रू आउट द रॉड वही फैल जाएगा. ठीक है? और सर पैरेलल में सेम फोर्स अप्लाई करेंगे पैरेलल में एक ही फोर्स अप्लाई करोगे, आप फोर्स तो एक अप्लाई करोगे. लेकिन टेंशन अलग होगा। जैसे आपने फोर्स F लगाया, तो इसमें आएगा फोर्स, ये खींचेगा आपको F1 से, दैट विल विद F2, लेकिन F1 प्लस F2 दोनों मिलके F का मुकाबला करेंगे. ठीक है? क्लियर? हाँ सर। चलो, सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इन केस ऑफ यंग्स मॉडुलस. यस सिडल? Sir, you said that in the first case, force is equal, and in the second one, elongation is equal, no? Yeah, elongation is equal. In the first Okay. case, if you apply F force, so throughout the each rod, the tension will be T tension is equals to F. T tension equals to F will be there. Clear? Clear Yes, है? sir. चलो, next. Second is parallel. Sorry, parallel नहीं. Second है in case of modulus of rigidity. उसमें भी पूछ लेता है कभी कभी कि how we will take सीरीज एंड पैरेलल. इसमें भी पूछ लेगा कभी कभी. ठीक है? कि इसमें सीरीज एंड पैरेलल कैसे लेंगे. तो अगेन टेक दिस फिगर, इसको उठा लेते हैं. सपोज यू आर हैविंग 2 बुक्स, है ना, 2 बुक हैं आपके पास. ये नहीं कॉपी हुआ. इसमें भी सीरीज एंड पैरेलल विल बी देयर. सीरीज और पैरेलल में भी आ जाएगा. ऐसे अगर आपके 2 बुक्स रखे हुए हैं, ये तो आपका वैसा हो गया है. दिस इज पैरेलल. सीरीज वाले में अलग तरीके से करना पड़ेगा. सीरीज वाले में क्या है, दिस इज 1 and this is second one. एक के ऊपर एक 2 बुक रखी हुई है, एक के ऊपर एक 2 बुक रखी हुई है. ठीक है? सो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स F. पहला वाला क्या है, दिस वन इज सीरीज. इसमें यू आर अप्लाइंग फोर्स F. यस बेटा? और मुझे वो बुक का डायग्राम नहीं समझा, ऊपर वाला कैसा बुक है? एक बुक है, उसके ऊपर एक और बुक है. ठीक है? एंड यू आर प्रेसिंग द फर्स्ट वन. तो फर्स्ट वन थोड़ा सा आगे जाएगा, उसका बेस भी नीचे खिसक जाएगा,
और ये फर्स्ट वाला नीचे वाले को भी थोड़ा सा आगे खींच देगा, समझा? सर कैसा बुक देखते हैं? अरे इसमें जस्ट लुक एट दिस फिगर बेटा, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, स्लाइड थोड़ी सी इधर से उधर हो गई है। दिस वन, ये दिख रहा है? यू कैन ब्रेक दिस वन इन टू पार्ट। दो पार्ट में तोड़ सकते हो कि नहीं? दिस वन इज फर्स्ट बुक एंड दिस वन इज सेकंड बुक। नाउ इज इट क्लियर? हाँ सर, ठीक है समझा। अब ठीक है, अब समझ गया? सर ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यू हैव टू चेक कि बेस से कितना खींचा हुआ है। तो दिस वन, द फर्स्ट वन, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा 1, एरिया यू कैन टेक A1, है ना, और दिस हाइट इज L1, ईटा 2, एरिया A2, दिस हाइट इज L2, ठीक है? सो दिस एलोंगेशन इज x1, इसका एलोंगेशन इज x2, ठीक है? सो इसमें क्या हो जाएगा? दिस इज केस ऑफ सीरीज है ये, एलोंगेशन डिफरेंट है ना। सो k1 कितना है? ईटा 1 A1 बाय L1, k2 इज ईटा 2 A2 बाय L2, k नेट कितना होगा? 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। इसमें एज इट इज क्वेश्चन जो देख रहे हो नोट्स में वैसे ही बिल्कुल आ जाएगा कि ऐसे फिगर दिया रहेगा, पूछेगा व्हाट विल बी द के नेट, है ना, व्हाट विल बी द के नेट। अगर बहुत डिफिकल्ट आना होगा, वैसे तो नहीं आएगा। दिस इज केस ऑफ पैरेलल। इसमें क्या है? ये अप्लाइंग अ कॉमन फोर्स, दोनों पे लगा रहे हो, एलोंगेशन सेम है, बस ये याद रखना एलोंगेशन सेम है, बाकी रेस्ट इज सेम। ईटा 1 A1, ईटा 2 A2, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? k1 अगेन वही चीज़ है यार, कॉपी कर लो यार, कितना? तो यस, पैरेलल में बुक का अरेंजमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। पैरेलल में क्या है? आपके पास बुक है, बुक के बीच वाले पेज से उसको खींच रहे हो आप, बीच वाले पेज से, समझ गए? बुक को आप बीच वाले पेज से खींच रहे हो कहीं पे, तो ऊपर से थोड़ा सा ऐसे खींचेगा, नीचे से थोड़ा सा ऐसे खींचेगा, समझा? नहीं सो नहीं समझा? तो वो बुक्स, एक ही बुक है ना? हाँ वो एक ही बुक है, मतलब कि पेजेस मान सकते हैं यार, देखो पेजेस सबसे बेस्ट होते हैं समझने के लिए। अब बीच वाली कोई बुक ऐसे खींचोगे तो क्या होगा? पूरा अरेंजमेंट ऐसे खींच जाएगा ना, इस तरीके से, हाँ सर, वही है, ठीक है? यस क्लियर? तो हाँ दैट्स ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। बस आपको ये रट क्या लेना है, समझ लेना है, सीरीज और पैरेलल से कॉम्बिनेशन है। एज इट इज पूछ देगा कि व्हाट इज के नेट। क्लियर? क्लियर है? इज इट क्लियर? सर सेकंड केस में x क्या डिस्टेंस है? x इज द एलोंगेशन, एज x इज द एलोंगेशन आएगा किसका? फर्स्ट का और दूसरे का शेयर वाला, लॉन्जिट्यूडनल एलोंगेशन है फ्रॉम देयर ओरिजिनल शेप। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट आफ्टर दिस, हाँ हाँ, तो जो सेकंड केस है उसमें मतलब प्लेन डिफरेंट होगा ना x का एकदम, लाइक along the z axis में भी? नहीं वाई अलोंग जेड एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही कर रहा है ना। सर वो कैसे हो रहा है मुझे नहीं समझा। बेटा एक बुक रखी है ऐसे, इसको बी से खींच रहे हो तो इस बुक का शेप ऐसा हो गया, इस तरीके से, और कुछ नहीं, ऐसा, ठीक है? ओ सर ठीक है सर। सो सो दैट्स ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल में जो बन सकते हैं क्वेश्चन, वैसे बनेंगे। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ठीक है? ये बताओ, सपोज इफ यू आर हैविंग अ बलून, एक बलून है आपका, है ना, एयर बलून है, इसको आप यहाँ पे भी रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी कितना? व्हाट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर? P0 और P ATM, हाँ या ना?
original volume is V. So this is P ATM. Now if you take this balloon, inside water body, तो बताओ the volume of this balloon will increase or decrease? बताओ क्या होगा? That will increase or decrease? बोलो Decrease. हाँ क्या होगा? Decrease. Definitely it will decrease because there will be some more pressure. पानी के अंदर प्रेशर बढ़ता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है. Now the pressure will be P naught plus delta P. What is delta P? Excess pressure. जो एक्स्ट्रा वाला प्रेशर. ठीक है. Because of this pressure there is some slight drop in volume delta V decrease हो गया है. ठीक है. So because of extra pressure जो भी वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता है we call it क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूम क्या हो गया है? वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय सम फ्रैक्शन. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? So this volume is V minus delta V and that volume was V. So bulk modulus is stress by strain. Clear है कि नहीं? Is it clear? बोलो बेटा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir. So what is stress? Stress यहाँ पे क्या आएगा? That is equals to delta P ना. यही तो स्ट्रेस है ना. Force by area, that pressure. So that is equals to delta P by delta V by V. I am taking it negative. इसको नेगेटिव ले रहा हूँ मैं. ये बता सकते हो क्यों नेगेटिव ले रहा हूँ मैं? I am taking this negative because delta V नेगेटिव साइन क्यों है? वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसको. ठीक है. तो आपने डेल्टा पी एफ और एफ बाई के बजाय लिया है ना? हाँ वही, दैट इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन. ये आपका स्ट्रेस है एंड दिस वन इज स्ट्रेन. ठीक है. सो द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस इज माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा पी बाय. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? यहाँ पे डेल्टा पी इज स्ट्रेस और एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगा है ओरिजिनल से हटके. वी वॉल्यूम है, वी इज वॉल्यूम. डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, एंड बीटा इज बल्क मॉडुलस. यस बेटा. Please repeat what is the negative sign there. Because the volume is decreasing ना. We are taking this minus sign because volume is decreasing ना. हाँ सर. ठीक है. सर सपोज अभी एक स्फेरिकल कंटेनर है और उसके अंदर पानी है. So water is exerting. Suppose it's a balloon. The balloon is spherical and there's air inside and it's exerting force. And वो balloon increase कर रहा है size में. So तो will प्लस ले लेंगे. that. In that case we will take plus. Okay sir. ठीक है. क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. चलो. So that's all about bulk modulus. अच्छा, एक चीज याद रखना, bulk modulus and compressibility उल्टा चीज होती है. bulk modulus is 1 by C. ठीक है. C क्या है? C is compressibility. ठीक है. तो जितना ज्यादा, अच्छा कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड विल बी लेस देन एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस. ठीक है. क्लियर है कि नहीं?
सो जो चीज जितना ज्यादा थोड़ा सा रिजिड टाइप का फील होगा, मतलब कि रिजिड बोलना मैं बता रहा हूँ, लेकिन इफ इट इज मोर हार्ड टू कंप्रेस तो उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, यस तो सर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जितना कंप्रेस जितना ही उससे होगा ना। कंप्रेस करना पॉसिबल हो। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि गैसेस आर मोर इजीली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। समझ में आया? सर Why is यस। it like that? मतलब why is beta inversely proportional to compressibility? बीटा इज, I mean, like, why is it inverse of compressibility? मतलब वो उल्टा क्यों है? क्योंकि बल्क मॉडुलस ये बताता है, बल्क मॉडुलस में देखो डेल्टा भी नीचे आता है ना, है ना? ठीक है, बल्क मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ऐसा डिफाइंड है ना। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है कि हाउ इजीली वी कैन कंप्रेस इट। इलास्टिसिटी का उल्टा ही है, उससे कोरिलेट मत करना। जैसे आप सोच रहे हो कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है सो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि हाउ इजीली यू कैन कंप्रेस इट, समझे? उसका इलास्टिसिटी से लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, सर कैन यू गो टू यस, लास्ट स्लाइड? दिस वन। हाँ सर। सर इसमें ये फाइनल इक्वेशन फिर से बता दो कौन सा वाला? ये वाला? सर, जो बॉक्स में डाल रहे हो आप। हाँ हाँ, तो क्या स्ट्रेस को लिया डेल्टा पी दैट इज प्रेशर, और स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, बस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, सर माइनस डेल्टा वी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, बलून यहाँ से लेके व्हाइट वाला बन रहा है ना, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इसलिए माइनस साइन। सर। तो ऐसा होना चाहिए ना, v माइनस डेल्टा वी अपॉन v क्यों लिखा है? वी माइनस डेल्टा वी क्या? नहीं नहीं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा हाँ सर ठीक है। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। नोट नहीं करना मतलब समझ लो। सो डन, कंप्रेसिबिलिटी डन, समझ में आ गया? Yes sir. So next is this one. Just look at this picture क्या है, मतलब कि the data is given for the state। shear modulus का भी हम लोगों ने देख लिया था, for solid that is large, for liquid that is 0 0, but what about bulk modulus? So for solid bulk modulus is large, liquid also large, because आप ना ही सॉलिड को आराम से कंप्रेस कर सकते हैं ना ही लिक्विड को, बट बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर लेना। ऑल्दो बोथ आर लार्ज बट बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। बोथ आर लार्ज, बोथ विल बी लार्ज। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बल्क मॉडुलस ऑफ गैस विल बी लेस और स्मॉल। ठीक है, समझ में आया? यही जो मैंने बताया था आपको, दैट बल्क मॉडुलस, यहीं से आप कंक्लूड करके लिख सकते हो। पहले शेयर मॉडुलस का लिख दो। सो शेयर मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज पॉजिटिव एंड शेयर मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू शेयर मॉडुलस ऑफ गैस दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट व्हाट अबाउट बल्क मॉडुलस? सॉलिड का सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन गैस। compressibility of solid will be less than compressibility of liquid, less than compressibility of gas. Clear? Is it clear? Any doubt? Compressibility of gas is सबसे ज़्यादा, इसके लिए bulk modulus सबसे कम है ना? हाँ, और क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो वी आर डन विद द टॉपिक, सारा का सारा कंप्लीट हो गया। बस आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, देन मिसलेनियस आएगा जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस, पॉइजंस रेशियो एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी रह रहा है वैसे। ठीक है, और फिर प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा सा आएगा। ठीक है, तो इसमें आप नोट नहीं करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बस समझना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व,
इसको यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, ग्राफ को आपको समझना है, ठीक है। तो एक मिनट वेट करो, ग्राफ आ रहा है आपके सामने। ये ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जस्ट लुक एट द ग्राफ, दिख रहा है ग्राफ? क्लियर? इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं ऑन द रॉड, है ना। वी आर अप्लाइंग फोर्स एफ फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। सो दैट विल टेल यू अबाउट एलोंगेशन डेल्टा एल, मतलब कि जो रॉड का स्ट्रेस है वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। वी आर अप्लाइंग अ लोड। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। पॉइंट नोट करते जाना। फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, आपने क्या किया, फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। सो यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, सो स्ट्रेस विल इंक्रीज, धीरे धीरे इट विल इंक्रीज, एंड दिस इज स्ट्रेन, ये स्ट्रेन वहां डेवलप होगा। दिस इज पी पॉइंट, पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी। सो फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी, पी पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट। विच वन? पी पॉइंट को लोग बोलते हैं, वी कॉल इट प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट। यहां पे क्या होगा, फ्रॉम ओ टू पी हुक्स लॉ विल बी फॉलोड, हुक्स लॉ लगेगा। व्हाट इज हुक्स लॉ? बताओ, व्हाट इज हुक्स लॉ? Stress is directly proportional to इस strain. देखो ध्यान से, दैट ओपी इज लीनियर, दैट ओपी इज लीनियर, हाँ या ना, बोलो, दैट ओपी इज लीनियर या नहीं, ठीक है। तो हुक्स लॉ विल बी एप्लीकेबल, है ना, यहाँ पे एप्लीकेबल लिखो, दैट विल बी करेक्ट। फ्रॉम ओ टू पी हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल। स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, इसमें क्या होगा, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strain and the line will be linear, line will be, sorry, line तो linear ही होगी, it will be a linear curve, क्या होगा, it will be a linear, है ना, line होगा, है ना, O से P, it will be a line। ध्यान से समझना, अब ऊपर ऊपर समझ लो पहले। दिस इज इलास्टिक जोन, दिस इज इलास्टिक जोन, सो जब तक कि वो इलास्टिक जोन में होगा, the material will definitely regain its original shape, वो अपना original shape regain करेगा। after coming to the plastic zone, after coming to the plastic zone, the material won't be able to regain its shape। प्लास्टिक बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। रबर को प्लास्टिक मत मानना, रबर इज समथिंग, वो दैट इज नॉट प्लास्टिक, पता है ना, रबर प्लास्टिक नहीं होता है, मालूम है कि नहीं? हाँ सर। रबर इज हाँ, नॉट sir. प्लास्टिक। रबर कहाँ किससे बनता है? प्लांट से बनता है, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक का पॉलीमराइजेशन करके बनता है ना, पॉलीथीन है ना। सो पॉलीमराइजेशन करके, प्लास्टिक इज नॉट इलास्टिक। अगर आप, इफ यू स्ट्रेच अ प्लास्टिक, अगर किसी प्लास्टिक को आप खींच दोगे तो वो दैट विल नेवर रिगेन इट्स शेप, वो कभी अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अनटिल अनलेस इट्स नॉट क्रॉसिंग द इलास्टिक जोन, वो अपना शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। प्लास्टिक जोन में आने के बाद नो शेप रिगेन, इसमें लिख लो यहाँ पे। इलास्टिक जोन में क्या होगा? शेप रिगेन हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना, या नो रिगेन, शेप रिगेन, क्लियर, नो शेप रिगेन, ठीक है। सो फ्रॉम ओ टू पी
ओ से लेके पी तक शेप रिगेन भी पॉसिबल है एंड हुक्स लॉ विल बी एप्लीकेबल। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ठीक है। देन एक पॉइंट आएगा y, दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट क्या होता है? आफ्टर दिस पॉइंट द मटेरियल विल गो इनटू द प्लास्टिक जोन, इसको भी कॉल यील्ड पॉइंट। अब क्या होगा? O2y शेप रिगेन पॉसिबल है बट P2y हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ या ना? P2y हुक्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। हाँ या ना? हुक्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? बट O2y, एक चीज याद रखिएगा, O2y शेप रिगेन करेगा, शेप रिगेन करेगा। ऑल्दो P2y हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, हुक्स लॉ विल बी एप्लीकेबल अप टू द प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट O2P। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। ठीक है। So why is y called yield point? यील्ड पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, है ना, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द इलास्टिक जोन, इसलिए इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। एंड ऑल्सो हुक्स लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? मतलब क्या बढ़, मतलब बेटा कैसे दैट इज द बिहेवियर ऑफ, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, दिस ग्राफ इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये थ्योरी पे नहीं, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स, सो अप टू पी पॉइंट हुक्स लॉ विल बी एप्लीकेबल। वहां पे दिखेगा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बिल्कुल इस तरीके से आएगा। P2y देखा गया है कि ऑल्दो हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, लेकिन शेप रिगेन कर लेगा, छोड़ोगे तो वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा। लेकिन आफ्टर कमिंग टू दैट पॉइंट y, वो अपना इलास्टिक जोन छोड़ के प्लास्टिक जोन में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? यस सर। ठीक है। सो दिस इज यील्ड सर? पॉइंट। यस यस। सर आज आप कितने बजे तक एक्सटेंड करोगे? 2:30। ठीक है। हाँ सर। अब ये u, अब आपने क्या किया ध्यान से देखना, आपने कहा यार नहीं हम अभी और स्ट्रेस बढ़ाएंगे, वी विल इंक्रीज द स्ट्रेस। सो यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, सो यू कैन गो अप टू दिस मैक्सिमम पॉइंट, दिस मैक्सिमम पॉइंट, है ना, इसको वी कॉल अल्टीमेट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। यहां पे क्या आएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस आएगा, ब्रेकिंग stress. So this is the ultimate point. At this point अगर आपने हल्का सा भी स्ट्रेस और बढ़ा दिया, आपने हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ा दिया, so that rod will break, है ना, वो रॉड टूट जाएगी, फ्रैक्चर आ जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। So ultimate point is the maximum stress that material can sustain. उससे ऊपर जरा सा भी स्ट्रेस आपने बढ़ाया तो वो ब्रेक कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर आपने कहा नहीं नहीं तोड़ना नहीं है, मैक्सिमम यहाँ तक आया, आपको लगा कि टूटने वाला है, तो आपने स्ट्रेस कम करना शुरू कर दिया। ऑल द आप स्ट्रेस कम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो खिंचता चला जाएगा। सो इट विल कम टू अ पॉइंट बी, एक बी पॉइंट आएगा जहां पे स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, दिस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, एंड दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे भले आपने स्ट्रेस कम कर दिया हो, ठीक है, भले आपने स्ट्रेस कम कर दिया हो, बस बिकॉज ऑफ स्ट्रेन इट विल ब्रेक। ये मैक्सिमम स्ट्रेन है दैट इट कैन सस्टेन। आफ्टर दिस स्ट्रेन दिस मटेरियल विल, दिस रॉड विल ब्रेक, है ना। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम, यस बेटा, और ये मैक्सिमम स्ट्रेन। हाँ बेटा, बोलो बेटा। in UNB समझा। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, U is the point you are increasing your stress up to a maximum level। वहां पे आपको फील होगा अगर हमने जरा सा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो दिस रॉड विल ब्रेक, ये रॉड ब्रेक कर जाएगी। सो U is the ultimate point। यहाँ पे आप इससे ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं लगा सकते, अगर आप लगाओगे तो इट विल ब्रेक। समझा कि नहीं? क्लियर?
So, So so you you can, have maximum stress and B have maximum strain. maximum stress, or we call it breaking stress. Okay, Breaking sir. stress. But the rod breaks at B, no? Yeah, and B is breaking point. Breaking point. यहाँ पे इसमें आप क्या लगा सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन. इससे ज़्यादा स्ट्रेन वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेन बी पॉइंट है ना. तो यहाँ पे वो थोड़ी देर बाद अपने आप इतना खींचने के बाद टूट जाएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. इसको समझना ज़रूरी होता है. मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखो. O to P proportionality will be there, Hooke's law will be applicable. P to I, all the proportionality is not there, but up to Y yield point, the rod will regain its shape. From Y, after Y, it will go into plastic zone. So permanent deformation will be there. वो अपना shape regain नहीं कर पाएगी. You are increasing the stress up to the point, this U point. This is called ultimate point. You will reach up to the breaking stress. अगर आप हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे सो द रॉड विल ब्रेक. तो आपने डिसाइड किया नहीं, वी विल नॉट ब्रेक द रॉड, वी विल डिक्रीज द स्ट्रेस. स्टिल द स्ट्रेन विल बी देयर इंक्रीजिंग. ओके, दैट स्ट्रेन विल बी इंक्रीजिंग. एंड when it comes to the this point B, this is called breaking point. This is the maximum strain the rod can sustain. उसके बाद it will break, वो अपने आप टूट जाएगी. ठीक है. सर अल्टीमेट पॉइंट के बाद क्या हुआ, कैन यू अगेन एक्सप्लेन? आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट आपने स्ट्रेस को डिक्रीज करना शुरू किया. आपने कहा नहीं, हमें इससे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है वरना टूट जाएगा. तब भी वो खिंचता रहा और खींचने के बाद इस पॉइंट पे टूट गया. सर बट स्ट्रेस देना बंद कर दी तो खींचेगा क्यों? स्ट्रेस देना बंद नहीं किया, स्ट्रेस को हमने कम कर दिया है ना. 10⁸ से लेके थोड़ा सा नीचे कम कर दिया, 10⁶ चलेगा ऐसे. तो भी ब्रेक करेगा? हाँ ब्रेक करेगा, क्योंकि स्ट्रेन अगर एक पर्टिकुलर लेंथ से ज्यादा खिंच जाएगा तो टूट ही जाएगा ना. ठीक है. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व. इसको आप नोट ही करिएगा और कुछ कर नहीं सकते हैं. एनी डाउट फ्रॉम दिस, ऑन एनी डाउट फ्रॉम दिस ग्राफ, एनी डाउट जल्दी से बताओ. नो डाउट. चलो नेक्स्ट. यस सर. सर वो जो नीचे Explain proportionality point again. Proportionality point is the last point up to which Hooke's law is applicable. ठीक है. Yes, sir. चलो. Answer, yield point is the last point is where elasticity can be yielded. या पूरा right? ग्राफ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है. इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन है ना. ठीक है. हाँ सर, ठीक है. मेहा सर वो जो हाँ सर पूछ रहे हो कुछ? हाँ सर वो जो नीचे वैल्यूज दी हुई है वो याद नहीं करनी है, ओके सर. वो ऐसे ही है, बस रेफरेंस के लिए. नेक्स्ट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस. व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस? ब्रेकिंग stress. So breaking stress is the maximum stress an object can sustain, defined as sigma b is equals to F max by area. अच्छा, इसकी कुछ क्वालिटी होती है क्या? क्वालिटी नहीं, मतलब कि इसके कुछ चीज़ पता होनी चाहिए. डिपेंड्स ऑन, इट्स ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल क्वालिटी. मटेरियल क्वालिटी पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, है ना. नेवर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज. शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता. ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की क्वालिटी पे. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? ये आपको थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, समझ में आया बेटा? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है?
हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल क्वालिटी पे डिपेंड करता है, नेवर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? एन स्टील रॉड of area 8 meter square can take load of 400 Newton. How much load rod of area 16 meter square can take? कैसे निकालेंगे इसको? सो दैट मीन मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है। सो क्वेश्चन है को सिंपल से ऐसे ही करना है, F1 by A1 is equals to F2 by A2। क्यों? ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी सेम। सो F1 कितना है? दैट इज 400 न्यूटन। A1 कितना है? दैट इज 8। F2 by area A2, व्हाट इज एरिया? 16। सो F2 कितना आ गया? 800 न्यूटन। इज इट क्लियर? मुश्किल तो नहीं है? इज इट क्लियर? So there's only one value. यस बेटा। So breaking stress का एक ही value है for one type of material. या फॉर एवरी मटेरियल दैट इज डिफाइंड है ना, फॉर स्टील दैट इज डिफाइंड, फॉर एल्यूमिनियम दैट इज डिफाइंड, हर एक चीज का डिफाइंड है पहले से। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, आफ्टर ब्रेकिंग स्ट्रेस, नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स सर रेशियो, यस बेटा। तो फिर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? कभी रबर को आपने कंप्रेस किया है? व्हेन यू कंप्रेस अ रबर, इरेजर को व्हेन यू कंप्रेस, तो देखो जब उसे आप कंप्रेस करोगे तो एरिया विल इंक्रीज। क्या होगा? एरिया विल इंक्रीज। एंड व्हेन यू एलोंगेट दैट रबर तो एरिया विल डिक्रीज। मैं यहाँ से फिगर कॉपी कर ले रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। हाँ, यही इसी को उठा लेते हैं। क्या कराना चाहोगे, एलोंगेट और कंप्रेस? बताओ क्या करना चाहोगे? elongate। एलोंगेट। सो व्हेन यू एलोंगेट, जैसे ये है, सो व्हेन यू एलोंगेट तो क्या होगा? जैसे आप इसे खींचोगे तो ये खिंच तो जाएगा बट एरिया विल डिक्रीज। हाँ या ना? होगा कि नहीं? ऐसा हो जाएगा ना? ठीक है। थोड़े से ये अच्छे नहीं बने, इनको ऐसे बनाओ। ठीक है, ऐसे बनाओ। सो व्हेन यू एलोंगेट तो आपने इसे खींच दिया ऐसे। ठीक है। सो दिस इज रेडियस एंड दिस इज r माइनस डेल्टा r। दिस इज लेंथ l। आपने फोर्स कैसे लगाया था? ऐसे फोर्स लगाया था, ऐसे। So delta R will be the बड़ा वाला सिलेंडर माइनस छोटा वाला सिलेंडर ना। हाँ, ठीक है। एंड दिस लेंथ विल बी, दैट लेंथ विल बी l Delta R, you've taken the smaller cylinder का radius. the bigger the one, the original one was having radius r and length l, the original one। when you stress this cylinder तो क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा। आप समझा? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। नए सिलेंडर मतलब नए रबर का रेडियस इज डेल्टा आर। न्यू ओरिजिनल। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज पॉइजन्स सर रेशियो? डेल्टा एल दोनों साइड्स का कंबाइन करके है ना? हाँ, क्या डेल्टा? हाँ हाँ, दोनों का मिला के बेटा, दोनों का मिला के। क्लियर? हाँ सर। ठीक है।
समझे? आप मॉड के साथ याद कर लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे पॉइजन रेशियो इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको तो कराने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही आसान हो गया है। क्यों? इफ यू आर टेकिंग दीज रॉड्स, जैसे आप पीछे जब इनको स्प्रिंग की तरह ले रहे थे, किसी भी रॉड को अगर आप ले रहे हो किसकी तरह, इफ यू आर टेकिंग अ रॉड लाइक स्प्रिंग की तरह ले रहे हो, और इसमें द डिफॉर्मेशन इज डेल्टा एल, यंग्स मॉडुलस वाई ए, लेंथ इज एल, ठीक है, एंड देयर इज अ स्प्रिंग। सो स्प्रिंग में व्हाट इज यू, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, दैट यू इज नॉट अल्टीमेट पॉइंट। उसमें एक बैच में बच्चे ने पूछा था कि सर ये अल्टीमेट पॉइंट नहीं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, साइन तो पीछे से वही चल रहा है ना। उसको क्या कराया था कि ये वाला ग्राफ पढ़ाया था, उसके दिमाग में ऐसा छप गया था कि उसने कहा सर ये यू अल्टीमेट पॉइंट है क्या, है ना, ये यू। तो ऐसा कन्फ्यूजन मत लाना, है ना, हो जाता है केमिकल लोचा दिमाग में कभी कभी। लेकिन दैट यू इज पोटेंशियल एनर्जी। सो इन केस ऑफ रॉड व्हाट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बताओ भाई। दैट इज इक्वल टू वाई ए बाई एल 1/2, that will be treated as k into my delta L square. Is it correct? हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। So when you compress or stretch a rod, the elastic potential energy will store in this form, elastic potential energy। बिल्कुल सेम है स्प्रिंग की तरह, कुछ भी अलग नहीं है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक के। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ या हाँ ना? ठीक है। द लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज में आपको देख लो प्रॉपर्टीज में पहला ब्रिटलनेस क्या होती है, व्हाट इज ब्रिटलनेस, कोई बताएगा व्हाट इज ब्रिटलनेस? वो weak the हाँ, वो weak substances, मतलब वो कितना नहीं, weak है। हाउ रिजिड अ substance is against an impact। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कितना रिजिड है वो। जैसे सपोज एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, इफ़ यू टेक केस ऑफ हेलमेट। अगर हेलमेट आपका फ्लेक्सिबल हो गया, हेलमेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ब्रिटल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हेलमेट, बोलो। फ्लेक्सिबल होगा तो ऐसा हो जाएगा ना, अंदर आ जाएगा, तब क्या करोगे बताओ? उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं। नहीं, हेलमेट शुड बी, आउटर सरफेस विल बी क्या, दैट शुड बी रिजिड होना चाहिए, है ना, रिजिड एंड ब्रिटल। ब्रिटलनेस बताता हाउ रिजिड अ सब्सटेंस अगेंस्ट एन इम्पैक्ट, एंड इट ऑल्सो टेल्स यू दैट हाउ counter how much counter force it can apply before breaking टूटने से पहले कितना काउंटर फोर्स लगा सकता है। जैसे हेलमेट, फॉर द केस ऑफ हेलमेट, अच्छा हेलमेट वो होगा जो टूट जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। सो इसमें ब्रिटलनेस बताती है, ब्रिटलनेस इज उल्टा ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। द लास्ट वन इज, अभी लास्ट वन आ रहा है आज, अभी हमारा खत्म हो जाएगा लेक्चर। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होता है वो देख लो, थोड़ा सा पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं।
this one. Malleability is property which allows the metal to be hammered into thin sheet is called malleability. For example, gold and silver metals are the best malleable material, है ना. डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना. क्लियर है कि नहीं? उसको खींचना. ठीक है, तो 10th क्लास का है ये. ठीक है, तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया सब समझ में आया होगा. ठीक है, तो लेक्चर को आज यहीं पे रोकते हैं. ठीक है.